टाउन के रादर यंगेस्ट येट एट द एज ऑफ 21 सीए बने थे. एंड आई फील इंटरव्यूज एंड ऑल भी काफ़ी हुए होंगे. जेठलिया यांचा मोठा मुलगा पहिल्याच प्रयत्नात सीएची परीक्षा उत्तीर्ण झालाय. सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो बस आप वो जो 1-1.5 महीना बस वो एक सब्जेक्ट कर लो. सीए या सिर्फ इंग्लिश या हाई प्रोफाइल वाले बच्चे सीए कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमारे साथ जो गेस्ट है आज वो खुद एक एग्जांपल है कि उन्होंने मराठी मीडियम से आगे अपना सीए कंप्लीट किया इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. सो दैट्स बस सीए होने तक सीए हो, उसके बाद आपको काम ही करना पड़ेगा. आपके टैलेंट ही आपको आगे लेके जाएगा. बहुत से क्लासेस प्री रिजल्ट बैच ये सब अनाउंस कर देते हैं, ये आजकल का ट्रेंड हो गया है. ना तो एम्प्लॉय लेंगे ना तो कोई लेंगे जो 1990 के बाद बर्थ हुए. बिजनेस में आप जब रहते हो, जैसे एज गुड एज सीए प्रैक्टिस एक बिजनेस ही है. बस आपको साल भर की कमाई करने के लिए सिर्फ एक दिन लगता है. हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ECA क्लासरूम पॉडकास्ट. आज का एपिसोड सिर्फ सक्सेस की बात नहीं करता. ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और थोड़ा सा खुद पर भरोसा ढूंढ रहे हैं. CA जैसे कोर्स में रिजल्ट का इंतज़ार कभी कभी एग्ज़ाम से ज़्यादा हैवी लगता है. अगर रिजल्ट फेवर में नहीं आया तो ये सवाल सबके दिमाग में होता है. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने ना सिर्फ ये फेस को फील किया है बट सरवाइव भी किया है और आज वो एक सक्सेसफुल सीए है. और उसी के साथ साथ ये हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए एक लिविंग प्रूफ है कि स्ट्रगल टेम्पररी होता है और पेशेंस का रिवॉर्ड मिलता है. आज हमारे साथ है सीए सागर जेठलिया. हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट. आपका पॉडकास्ट में दिल से स्वागत है. थैंक यू. अगर पॉडकास्ट को स्टार्ट करें तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा, और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ है जो सबको लगता है कि जो 95% जिन्होंने लाया है वही लोग सीए कर सकते हैं. बट एज आई नो, आप खुद को एक एज एवरेज स्टूडेंट बोलते थे, बट देन टू यू चूज़ सीए फील्ड. तो ये कैसे हुआ कि आपने कैसे सीए को चूज़ किया? अभी सबसे पहले तो कि ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप 95% 10th या 12th में लेके आए. जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते, आपको हर एक स्टेप पे मेहनत करनी पड़ती. आपके 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स कोई इम्पोर्टेंस या मायने नहीं रखते, क्योंकि जैसे आपको सीए कोर्स का तो पता ही है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल. तो अगर आप फाउंडेशन की पढ़ाई करोगे फाउंडेशन क्लियर करोगे. करेक्ट. अगर आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई करोगे तो वही क्लियर करोगे. और अगर आप उसके बाद फाइनल में पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फाइनल नहीं क्लियर कर पाओगे. और सीए सिर्फ एक कोर्स ऐसा है कि जिसमें ना कोई कास्टिज्म है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना कुछ है. तो सिर्फ आपकी मेहनत, टैलेंट, बस यही चीज़ के बेसिस पे आप सीए कंप्लीट कर सकते हो. और रही बात मेरे चूज़ करने की, तो वो तो बहुत ही फ़नी किस्सा है कि जब हम 10th के बाद रिज़ल्ट आया तो उसके बाद हम घर से, तो मैं और मेरे पापा निकले थे साइंस के लिए एडमिशन लेने के लिए. हमने सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट कर लिए, 2-3 कॉलेज फाइनल कर लिए. लेकिन हम जैसे ही उधर पहुँचे, जिस कॉलेज में हम बस में जा रहे थे, उधर मेरे एक फ्रेंड के पापा मिले. हमने उनके पास हमारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए एक कॉलेज के लिए कि आप साइंस के लिए उधर फॉर्म हमारा फिल कर देना, अगर नंबर लगा तो हम ले लेंगे एडमिशन. और हम दूसरे कॉलेज में गए उनके फॉर्म लेके. लेकिन उस कॉलेज में जाने के बाद उधर हमें पता चला कि इधर अगर एडमिशन चाहिए तो आपको 95% से अबव मार्क्स चाहिए साइंस के लिए. ओके. लेकिन मुझे ऑलमोस्ट 74-75% ही थे. तो लेकिन फिर उधर एक टीचर मिले, उन्होंने बोला कि आप कॉमर्स में ले लीजिए, आपको एक कॉलेज मिल जाएगा. तो उस बेसिस पे हमने एडमिशन लिया कॉमर्स में. हमने फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिशन, फीस सब पे करके आ गए घर पे. उसके बाद तो मम्मी पापा के बहुत झगड़े हुए. मेरे अंकल भी पापा के साथ झगड़े कि ये क्या कर दिया तुमने, कॉमर्स एंड साइंस का. हाँ. पूरी फील्ड ही चेंज कर दी. जो 10 तक का पूरा सफर था, या तो उसके रिजल्ट तक का पूरा डिस्कशन था, जो डिसीजन था, सब 2-3 घंटे में चेंज होके कॉमर्स में शिफ्ट हो गए. तो मतलब ये मे भी डेस्टिनी में ही था सीए बनना. इसके लिए ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो गई. तो ये जब आपने 10th के एग्जाम्स दिए थे, जब कॉमर्स वो चूज़ कर लिया था, तब से आपको था कि 11th से ही आपके दिमाग में था कि आपको सीए करना है? मैं भी एक्चुअली उसका भी ऐसे है कि मेरे दिमाग में तो था मुझे इंजीनियर बनना है. ओके. इसलिए हमने साइंस चूज किया था. लेकिन बस फिर बाद में ये भी था कि साइंस से डर भी बहुत लगता था. केमिस्ट्री या फिजिक्स या जो भी है, कुछ ध्यान में नहीं आता था. ना 10th तक कभी आया, ना कभी आएगा ऐसे लग रहा था. वो भी एक चल रहा है. और मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा था, तो इसके लिए फिर उधर जाने के बाद भी कॉमर्स का डिसीजन हो गया. मैं कॉलेज में था 11th-12th में, वहाँ पे सीपीटी डिवीजन एक अलग थी.
अच्छा 11th-12th से वो सीपीटी का प्रिपरेशन, पहले फाउंडेशन को सीपीटी बोलते थे, करेक्ट। तो वो उधर डिवीजन ही अलग थी। सो कॉलेज में सीपीटी डिवीजन अलग यस, तो फिर उन्होंने उधर 400-500 बच्चों में एग्जाम ली थी, उसमें जो टॉप 30-40 बच्चे थे उनको उन्होंने सेलेक्ट किया था। उसमें उसकी फीस भी एक्स्ट्रा थी, सब था, लेकिन मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहता था, था। ओके। जिधर मतलब ज्यादा टैलेंटेड या जैसे मेरे जैसे ही सब बच्चे थे। तो उधर जो टीचर थे उन्होंने मुझे फोर्सफुली उस डिवीजन में एडमिशन लेने लगाया, मेरे पापा को कॉल करके, ये सब करके। तो तब मुझे सीए कोर्स के बारे में पता चला। एक्चुअली कॉमर्स चूज करते हुए भी मुझे पता नहीं था सीए कोई कोर्स होता है या कुछ होता है। सो आप जैसे 11th से सीए आपने किया है, तो आपको कुछ फ़र्क लगा, लाइक अच्छा आपको लगता है कि वो आपका सही डिसीजन था कि आपने 11th से सीए स्टार्ट किया, या कुछ फ़र्क पड़ता था कि अगर आप 12th के बाद सीए करते तो, लाइक दोनों में कुछ ऐसा आपको लगता है? अभी एक्चुअली जो बाकी बच्चों को बर्डन था कि 12th के बाद तुरंत 2 महीने बाद एग्जाम रहता है। हाँ हाँ अप्रैल में कुछ 12th का एग्जाम होता है, मार्च अप्रैल में, और जून में तब सीपीटी का एग्जाम होता था। हाँ हाँ और अभी फाउंडेशन के जैसे 4 दिन 4 पेपर, एक दिन छुट्टी, वैसे नहीं था हमारे टाइम। करेक्ट। हमको सिंगल डे में पूरे पेपर देने पड़ते थे। तो जो बर्डन था या फिर जो एग्जाम की चीजें थी उसका कभी ऐसे ध्यान में आया नहीं कुछ बर्डन या कुछ, क्योंकि 2 साल प्रिपरेशन चल ही रहा था, तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड हो गए ओके Correct. उसके लिए। हाँ और उसके बाद वैसे मैंने रिवीजन बैच भी एक ज्वाइन किया था बाहर भी, कॉलेज के। हाँ वहां से मुझे हेल्प हुई बहुत, जो मुझे कॉलेज में कंसेप्ट जो क्लियर नहीं हुए थे वो उधर हो गए। लेकिन मेरा प्रिपरेशन 2 साल चल रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐसे कुछ अलग से बहुत ज्यादा एफर्ट्स देने का काम ही नहीं पड़ा। तो ज्यादा बेटर तो वही है, आप 11th-12th से अगर आपका सीए करने का डिसीजन है ही, तो आप 11th-12th से ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दोगे तो आपको ज्यादा उसका बेनिफिट होगा। एंड जैसे बच्चे अभी बोलते हैं ना कि 12th के साथ सीए करते हो तो 12th की भी पढ़ाई नहीं होती, सीए की नहीं, हम बहुत बर्डन फील करते हैं। आपको कुछ ऐसा लगा था आपके टाइम पे कि आपको बहुत बर्डन हो रहा है, 12th की भी पढ़ाई नहीं हो रही, सीए की भी नहीं हो रही, ऐसा आपको कुछ लगा था? नहीं, अभी बर्डन ऐसे कुछ नहीं लगा था, क्योंकि जो 11th-12th का सिलेबस है उसमें से ऑलमोस्ट 70% तो सेम सिलेबस सीए फाउंडेशन के लिए है, राइट? तो 30% के लिए क्या बर्डन लगेगा। और वैसे जैसे आपने बोला कि एकदम एवरेज स्टूडेंट था मैं, तो मुझे पढ़ाई की आदत थी ही नहीं, ना 10th तक थी, ना मैंने 12th में ज़्यादा पढ़ाई की थी। बस मैंने फिर फाउंडेशन में जो मेरा प्रिपरेशन 2 साल चल रहा था, थोड़ा, और लास्ट में 1 महीना मैंने थोड़ा एफर्ट्स लिए थे, तो उस प्रोसेस में ही क्लियर हो गया। तो बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, दूसरे से कंपेयर मत करो, अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखो और एक प्रोसेस फॉलो करो, तो आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बस आपको जो भी क्लासेस में या फिर जो भी आप जिधर भी पढ़ाई करें, जो बुक्स, टीचर्स, तो इसमें कैसे है आपको कि आप कोई भी एक बुक लोगे एक सब्जेक्ट के लिए, या तो एक टीचर को फॉलो कर रहे हो, बस आप वही फॉलो करो कंटिन्यू, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा, रिपीटिशन आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा सब चीज़ें, और वो आपको ईजी रहेगा। कि आप टीचर अलग रखोगे, उसका पढ़ाने का तरीका अलग, बुक अलग रखोगे तो उसमें थोड़ा कंसेप्ट समझाने का तरीका अलग। ओके, एंड इफ़ आई मे आस्क कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था फाउंडेशन का? फेवरेट मैथ्स। मैथ्स? अकाउंट्स नहीं पसंद आई? नहीं, अकाउंट्स तो था ही, लेकिन जैसे 10th 8th 9th से मैथ्स अच्छा लगता था, मार्क्स भी अच्छे आते थे, और मैथ्स की वजह से बहुत रिकॉग्निशन मिलता था, स्कूल में भी, 11th-12th में, कॉलेज में भी, हर जगह पे ऑलमोस्ट मैथ्स की वजह से रिकॉग्निशन मिलता था, तो इसके लिए फिर मैथ्स ही फेवरेट बनता गया। एंड सर, अगर मैं पूछ सकूँ तो अगर मैथ्स जो आप बोल रहे हो कि आपका बहुत रेयर केस होता है कि किसी का मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंदीदार सब्जेक्ट है, तो आपने सीए, या आपको सीए में सुना होगा आपने कि मैथ्स अच्छा है तो सीए कर ले, तो आपने वो सुना है बहुत ज़्यादा? नहीं, या आपका रीज़न वो था कि मैथ्स अच्छा है तो सीए कर ले? नहीं, अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे सीए कोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना तो मेरे फैमिली में कोई सीए, ना मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई सीए, अभी तक नहीं। हाँ। ओ। लेकिन ऐसे जैसे मेरे को साइंस में इंटरेस्ट था ही नहीं, हाँ। पसंद ही नहीं आता था। हाँ। लेकिन बस बहुत सारे रेफरेंस थे, डॉक्टर्स फैमिली में, इंजीनियर्स बहुत सारे थे, बस उसी बेस पे मैं साइंस चूज करने वाला था और इंजीनियरिंग करने वाला था। लेकिन मैथमेटिक्स के लिए ऐसा कोई कोर्स है हाँ। जो सिर्फ मैथ्स के वजह से अपन पास हो सकते हैं, ऐसे तो ऐसे मेरे को पता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं बाद में सीए कोर्स में आगे बढ़ता गया, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बढ़ता गया, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, ये सब चीज़ें ज़्यादा है। एंड जब आपने अपने फैमिली को, लाइक जैसे आपने डिसाइड कर लिया, आई थिंक सो कॉलेज से ही आपको ज़बरदस्ती डाला गया कि आप सीपीटी डिवीज़न में जाइए, तो फैमिली को जब ये पता चला आपके कि सीए कर रहा है लड़का, तो उनका क्या रिएक्शन था?
नॉट ओनली द मॉम डैड बट इवन आपके जो क्लोज वंस है उनका क्या रिएक्शन था उस पर? अभी हमारे फैमिली में वैसे पहले भी 2-3 लोग ट्राई कर रहे थे सीए का, लेकिन उनका हुआ नहीं। तो इनके लिए ज़्यादा ऐसे कुछ प्रेशर वगैरह था नहीं, सबको पहले से ही पता था कि 2-3 अटेम्प्ट तो लगेंगे ही, 1-2 अटेम्प्ट तो लग ही सकते हैं, लेकिन बस छोड़ना मत, हाँ, ट्राई करते रहना। ओके। बस ये उनका मम्मी पापा का बोलना था। बाकी लोगों के रिएक्शंस तो ऐसे थे कि भाई बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, हो पाएगा क्या तेरे से, जिनके पास सब सुख सुविधाएं वो नहीं कर पा रहे, हाँ, तो तेरा कैसे होगा, तू कर सकता है क्या। ऐसे बहुत लोगों से अभी जो जैसे कि कभी फिर कोई जैसे ये कोर्स चालू करने के बाद कोई फाइनल का स्टूडेंट मिलता था, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे सीए कोर्स करना चालू किया तो जैसे कॉलेज में भी सीनियर्स थे, उसके बाद हम फिर थोड़ा थोड़ा फिर पता करना चालू भी किया था कि फिर बहुत कुछ चीज़ें पता चली, बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, बहुत हार्ड वर्क है, ये सब बातें पता चल गई थी। और जैसे फिर सीनियर्स मिलते थे इंटरमीडिएट या फाइनल्स के, तो वो भी बोलते थे कि जैसे मराठी मीडियम से किया है तो कैसे हो पाएगा, तू क्यों ये चूज कर रहा है कोर्स, इससे तो अच्छा तू और कुछ कर लेता, या तो फिर तेरे को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तेरा उतना प्रिपरेशन तू कर पाएगा क्या। ये सब चीज़ें इसकी वजह से सेल्फ डाउट भी आता था, लेकिन फिर एक कॉन्फिडेंस भी था कि जैसे हम सिलेबस देखते थे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो सब आते थे, जमते थे यार, कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाते थे, तो इसकी वजह से फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ ही जाता था। ओके। सो आपने स्कूलिंग भी मराठी मीडियम से की एंड कॉलेज आपका इंग्लिश में? यस, मैं 10th तक मराठी मीडियम में था, ओके। और फिर 11th से इंग्लिश मीडियम कॉलेज में सीपीट डिवीजन में था, हाँ। तो फिर वहाँ से मैंने इंग्लिश मीडियम की जर्नी फिर चालू हो गई। सो मराठी से आए हुए बच्चे सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर सकते सीए, या सिर्फ इंग्लिश या हाई प्रोफाइल वाले बच्चे सीए कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ जो गेस्ट है आज वो खुद एक एग्जांपल है कि उन्होंने मराठी मीडियम से आगे अपना सीए कंप्लीट किया इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, सो दैट्स वेरी ग्रेट जॉब एंड अचीवेबल जॉब। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है कि आप मराठी मीडियम से हो तो नहीं कर सकते। यस, सिर्फ आपका लर्निंग कैपेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग चाहिए आपकी करने की इच्छा एंड खुद की इच्छा और होनी आप चाहिए। कितना ध्यान दे के सीख रहे हो, हाँ, क्योंकि कैलकुलेशंस पे ज्यादा है सीए कोर्स। हाँ, यस। इंग्लिश बस एक लिमिट तक लगता है, राइट। और आगे भी आपको करियर में भी कभी इंग्लिश की ऐसा कुछ हाँ, requirement। उसकी वजह से आपका कुछ करियर स्टॉप होगा, ऐसे कुछ नहीं है। यस। फिर जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस पीरियड में इंग्लिश आपको आई थिंक लॉ जैसे सब्जेक्ट में डिफ़िकल्ट गई होगी, तो उसको आपने कैसे कोप किया कि जैसे अभी बच्चे, बहुत से बच्चों का ना वो सब्जेक्ट में अटक जाता है, वो उसमें ही रहते कि हम इंग्लिश मराठी मीडियम से, इंग्लिश हमसे होगा नहीं, हमें करना नहीं है, तो ये आपने कैसे उसमें किया एडजस्ट, या मतलब कोप कैसे किया, आई मीन टू से इसमें? अभी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो रहते हैं उसमें डिफिकल्टी थोड़ी जाती है, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं थोड़े, लेकिन जैसे कि आपके अगर बुक्स या फिर टीचर्स अगर आपके अच्छे हो, आप जिस लैंग्वेज में भी पढ़े हो, जैसे हिंदी हो, मराठी हो, कोई भी हो, आप उसी लाइन का ट्रांसलेशन मराठी में ट्राई करो, उसके हिसाब से आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और आप रट्टा मत मारो, कंसेप्ट क्लियर करके लो। लॉ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, लॉ में भी क्या है, एक फ्रेमवर्क है कि अगर ये चीज़ हुई तो ये होगा, वो चीज़ हुई तो वो होगा। या अगर आप एक बार हिंदी में सीख लोगे तो आप सिर्फ सेंटेंस बनाना सीख लो, कि शॉर्ट सेंटेंस आपको जो भी आप पहले दिमाग में लाओ, मराठी में क्या होगा उसका, फिर उसको जैसे भी आपको जैसी इंग्लिश आती है उसके हिसाब से आप उसको राइट डाउन करो। एग्जाम में भी ऐसे जरूरी नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड आंसर लिख के आओ, क्योंकि सीए कोर्स इसमें आपकी इंग्लिश नहीं टेस्ट हो रही है, आपके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है वो उनको चेक करना है। तो इसकी वजह से अगर आप भले आपकी इंग्लिश एकदम हाई स्टैंडर्ड नहीं है, फिर भी आप कंसेप्ट अगर बराबर लिख रहे हो तो आपको पासिंग आपका इजीली हो जाएगा और डिफिकल्टी नहीं आएगी उसमें। अब ऐसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आपको याद आ रहे हो कि आपने आपके टाइम पे डाले होंगे बिकॉज यू वर फ्रॉम अ मराठी बैकग्राउंड, सो वो इंग्लिश के साथ कोप अप करने के लिए एक आधा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट जो आप हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करोगे कि आप ये कर सकते हो जो आपने किया हो? नहीं, मैंने जैसे अभी आपको बताया पहले कि मैं जब भी इंग्लिश की बुक्स या इंग्लिश मीडियम की जो भी थी, जैसे इकोनॉमिक्स इंग्लिश में ही था, उसके बाद लॉ भी इंग्लिश में ही था, तो उसमें सिर्फ मैं एक तो डिक्शनरी लेके रखी थी मैंने, कि जिसमें मेरे को वर्ड के आंसर मिल जाए। अभी तो गूगल वगैरह बहुत चीज़ें और ऑलमोस्ट हर एक के पास मोबाइल है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर सर्च करके ट्रांसलेट भी करके लोगे और आप आपकी जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी मराठी या जो भी है, आप उसमें ट्रांसलेट करके पढ़ लोगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। ओके। और एक्स्ट्रा एफर्ट्स मतलब आपको बस एक्स्ट्रा रिवीजन करने पड़ते हैं,
जैसे अकाउंट से आपको 1 या 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, इधर आपको 3 या 4 टाइम्स करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आपने कंसेप्चुअली क्लियर कर लिया तो आपको रिवीजन को टाइम नहीं लगेगा। आप जो वर्ड्स थे वो याद आपको हो जा रहे थे इंग्लिश के, कि वो रीड करने से हो रहे थे, या राइटिंग करने पे आपने फोकस किया, राइटिंग भी करने पे रादर आपने फोकस किया, कि सिर्फ रीडिंग ही कर रहे थे आप? अभी मेरा जो पढ़ाई का तरीका था, मैंने कभी राइटिंग से कोई सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ाई की है, मैं सिर्फ रीड ही करता था। इवन सीए फाइनल में मेरे पास सिर्फ एक रफ बुक था, वो भी मेरा पूरा नहीं फील हुआ, वो भी आधे से ज़्यादा मेरा खाली था, क्योंकि मेरे को पढ़ने से ही ध्यान में आ जाता है। लेकिन हर एक स्टूडेंट का कैपेबिलिटी है, उनको कैसे याद रहता है ये बहुत पर्सनल चीज़ है, तो वो खुद को पता चाहिए अपनी जो भी कैपेबिलिटीज़ है या फिर अपने में क्या कमी है, अपन क्या किस चीज़ में स्ट्रांग है, तो ये खुद ने देख के अपन ने उस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि अपन आज सीए कर रहे, आज पहली बार पढ़ाई कर रहे, 10th तक 12th तक भी हम पढ़ाई कर ही रहे थे, तो तब हमने क्या पढ़ाई की? तो ये सीए कोर्स से कुछ बहुत अलग करने की जरूरत नहीं है। जो मेथड्स आपको आपके हिसाब से ठीक है, दुनिया क्या कर रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो आप आपके हिसाब से आपको जैसे ध्यान में आता है आप वैसे पढ़ाई करो, तो ही आप सक्सेस होगी। मूविंग फॉरवर्ड सर, सीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का सीक्रेट मसाला क्या था? सीक्रेट मसाला, एक ही सीक्रेट मसाला आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, बस ये 2 चीजें। वेरी ट्रू, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। आप रोज एक ही चीज एक ही टाइम पे जब करते रहोगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा। और पेशेंस मतलब जिस चीज को जितना टाइम लगने वाला है उतना लगने ही वाला है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा सब्जेक्ट चालू किया, उसमें 10 टॉपिक्स है, तो आपको उसके लिए 15 दिन लगने ही वाले, तो आपको 15 दिन लगेंगे ही। लेकिन वो 15 दिन कब लेंगे? आपको रोज 4-5 घंटा 6 घंटा जो भी आपको जितना टाइम लगता है उतना दिया, तो बस आप फर्स्ट डे मत सोचो कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, आप स्टार्ट करो। जैसे आप स्टार्ट करोगे बस रोज करते जाओ, ऑटोमेटिकली सिलेबस खत्म हो जाएगा। अभी हम सीए फाइनल का जब मैंने पढ़ाई चालू किया था, सब सब्जेक्ट्स इतने बुक्स हो गए थे। सबसे पहले दिन वही सोचा मैंने कि होगा कि नहीं होगा खत्म। मैं बोथ ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन बाद में फिर मैंने जैसे ही पढ़ाई चालू किया मैंने यही सोचा टाइम के साथ सब हो जाएगा, बस हमें रोज चीज अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। तो इसलिए आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, रोज फिक्स टाइम फिक्स शेड्यूल जितना भी आपका है उसके हिसाब से, या तो फिर फिक्स टाइम भले ही ना हो, फिक्स दिन, जैसे 15 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना है तो करना है, भले आप 8 दिन मत पढ़ाई करो, पहले अगले 8 दिन मत सो। अब आपका टाइम टेबल कैसा होता था जब आप पढ़ते थे? लाइक वो फाउंडेशन से फाइनल तक सेम ही था या फिर चेंज होते गया टाइम के साथ? अब ये कैसे, मेरा 10th से ही सेम था, क्योंकि जैसे मैं घर पे भी था 10th के लिए, तो मम्मी रोज मुझे सुबह उठाती थी पढ़ाई के लिए 4 बजे, फिर मम्मी सो जाती थी, 15 मिनट बाद मैं और सो जाता था। तो ये जब ध्यान में आया, मेरे 15-20 दिन वेस्ट हो गए। तो फिर 10th 12th में ज़्यादा की भी नहीं थी पढ़ाई, लेकिन जैसे मेरे को फिर समझ गया मैं सुबह नहीं कर सकता पढ़ाई, तो फिर मैंने रात भर पढ़ाई करना चालू किया। तो सीए कोर्स में भी ऐसे था कि मैं दोपहर में 12-1 बजे उठता था, तब फिर मैं पढ़ाई को स्टार्ट करता था, फिर रात में 8-9 बजे तक खाना खा के बैठने, 8-9 बजे तक हम पढ़ाई करते थे, फिर और खाने का वगैरह ब्रेक लेने के बाद और हम रात में 10-11 बजे पढ़ाई को, फिर सुबह 6 बजे तक हम पढ़ाई करते थे, 5-6 बजे तक। ओके। उसके बाद सुबह हम सोते थे और 11-12 बजे 1 बजे उठते थे, खाना खा के और पढ़ाई करते थे। इसकी वजह से एक तो था डिस्टर्बेंस कुछ नहीं था, ना गाड़ियों का शोर, ना दोस्त, ना कोई फोन्स, ना कुछ, ना फैमिली, ना कोई। तो इसकी वजह से बहुत कम टाइम में भी ज़्यादा सिलेबस कवर हो सकता था, और सब शांति रहने की वजह से पढ़ाई भी अच्छे से होती थी। तो टाइम टेबल आप जैसे आपको सूट करता है, जैसे बहुत लोगों को सुबह भी उठने की आदत होती है तो सुबह भी कर सकते, लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं रात भर पढ़ाई करने, तभी मेरा दिमाग चलता था, सुबह नहीं उठ पाता था मैं। सर, सीए जर्नी में आपके सीए जर्नी में आपका सबसे डिफिकल्ट फेज कौन सा रहा है? डिफ़िकल्ट फेज तो सीए फाइनल ही था, क्योंकि सुबह 6 बजे क्लास चालू हो जाते थे, 6 से 9 क्लास करो, फिर आधे घंटे में ऑफिस पहुंचो, 10 से 6 6:30 और ऑफिस करो, और शाम का कोई क्लास हो जाता था तो और शाम में 6 से 9 क्लास करो, और सुबह 6 बजे के लिए और रेडी हो जाओ। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट मतलब बस वही, वो भी एक फेज था, उसके अलग मज़े थे, अलग चैलेंजेस थे। बाकी ऐसे पढ़ाई वगैरह सब ध्यान में आ ही जाता था, क्लासेस में वगैरह ध्यान देके, नोट्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करके, तो सब्जेक्ट वाइज कुछ ऐसे नहीं था हार्ड या डिफ़िकल्ट। बस वही था कि जब बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए
ऑफिस का भी काम करना है, ड्यू डेट्स भी है, क्लास भी नहीं मिस कर सकते, ये सब हैंडल करना, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज था। ओके। एंड वो फेज ने आपको एक कौन सी ऐसी चीज़ सिखाई जो आज तक आपके साथ है वो चीज़? वही जैसे ही आप सीए में आते हो, पहले तो आप फाउंडेशन और इंटरमीडिएट फिर भी आपका फ्रेंड्स और सर्कल में हो जाता है, लेकिन आप जैसे आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो तो आपके फ्रेंड्स वगैरह सब छूट जाते हैं, आप काम रियल लाइफ या रियल टाइम काम में आपका टाइम जाता है, तो तब आपको सीरियस होना ही पड़ता है। ड्यू डेट से एक आधा अगर ऑडिट मिस हो गया तो जैसे पेनल्टीज है, हेवी पेनल्टीज है, तो हम फिर रात में 4 बजे या 5 बजे हमें उधर बैठ के कंप्लीट करना ही पड़ता था काम। तो बस हम सीए जर्नी में वही चीज़ सीखे कि आपको टाइम को वैल्यू देना पड़ेगा। ड्यू डेट्स या फिर जैसे टाइम किसी के लिए नहीं रुकता कहते हम इन जनरल, तो इधर तो टाइम रुकता भी नहीं है और प्लस आपकी पेनल्टीज और पैसे भी लेके जाता है। तो इसकी वजह से आपको टाइम की कीमत करना और आपके जो भी बाकी पर्सनल प्लान है या जो भी है उसके हिसाब से मैनेज करना, जैसे टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे अच्छी चीज़ है जो सीए कोर्स में सीख जाते हैं सब बच्चे। सीरियसनेस आपको लाइफ में दिया है उसने, लाइक बिकॉज आई यूज टू रिमेम्बर जब हम साथ में क्लास करते थे तब हम फुल मस्ती वाला हमारा माहौल रहने का, एंड मैं कभी सोची भी नहीं थी कि ये ऐसे इतना सीरियसली कभी लाइफ में कुछ चीज़ हो पाएगी हमसे, बट हो गया। सिखाता है ये बहुत कुछ सिखाता है। सीरियसनेस गुड। ओके, सो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं जहाँ पे ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, एंड अभी हाँ वो ऐसे है कि घबराए हुए से एंग्जाइटी में होंगे। तो मेरे को तो पहले ये पूछना है कि ये जो पीरियड होता है एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के बीच का जो पीरियड है, इसमें इतना हैवीनेस या स्ट्रेस क्यों होता है बच्चों को? क्या रीज़न है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं? तो आपने भी ऐसे स्ट्रेस लिए थे क्या, लाइक इन फाउंडेशन में या फाइनल? आई थिंक फाइनल के पीरियड पे मे बी ज़्यादा स्ट्रेस होगा फाउंडेशन या इंटर से ज़्यादा, तो ऐसा कभी स्ट्रेस आपको भी हुआ है ये पीरियड में? जैसे आपने बताया कि एकदम करेक्टली फाइनल के फेज में ज़्यादा डर था, क्योंकि आईपीसी तक तो सीरियस ही नहीं थे ज़्यादा, जैसे आपको बताया कि बस मज़ा मस्ती में ही चल रहा था, सब होते गया। और जैसे फिर आईपीसी में थोड़ा डर लग ही रहा था, जैसे हम क्लास में भी साथ में थे तब भी पढ़ाई और ये सब की थी, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट का डर लगता ही है, हर एक को लगता है। तो और दूसरी बात ये है कि हम इतना प्रिपरेशन करते हैं और जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है जैसे फॉर फाउंडेशन, तो 11, 12 प्लस फाउंडेशन, ये तीनों का प्रिपरेशन करते करते बहुत टाइम निकल जाता है, 2-2.5 साल कंटिन्यूटी हम पढ़ाई में रहते, फिर एग्ज़ाम देते, और थोड़े भी इधर उधर हो गए एग्ज़ाम तो भी बच्चों को टेंशन आता है कि बाबा मेरे फ्रेंड्स आगे चले गए तो क्या, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, बाकी सोसाइटी मेंबर्स क्या सोचेंगे, ये सब चीज़ें दिमाग में आती है। इसकी वजह से ज़्यादा हेवीनेस आता है। या तो फिर हम किसी को और बात करते, डिस्कस करते कि भाई मेरा ऐसे हो गया, तूने क्या किया, तेरा ऐसे हो गया, मेरा पेपर ऐसे गया, ये हम डिस्कस करते। ये एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी ज़्यादा टेंशन आता है फिर, और जैसे जैसे रिजल्ट नज़दीक आता है टेंशन बढ़ते जाता है। ऐसे भले ही हम अच्छे से कॉन्फिडेंटली पेपर दिया हो, कुछ भी हो, हाँ। ये सब चीज़ों की वजह से आपको हेवीनेस और टेंशन आता है। तो इससे अच्छा क्या है, ना किससे डिस्कस करो ना कुछ करो, आप खुद का पेपर खुद देखो, आपने क्या लिखा है क्या नहीं, बुक से कंपेयर करो, वो सबसे बेटर है, क्योंकि सामने वाला भी गलत हो सकता है। Yes. वो नॉर्मल है, हम हाँ. जाके बोलेंगे कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, सामने वाला कुछ तो उल्टा बोलेगा, उस चक्कर में हम हमारे आगे के पेपर्स खराब करेंगे ना, एक्चुअली Yes, हम पास हो जाते हैं, सामने वाला मे भी फेल हो सकता है। हाँ, क्योंकि अभी तो भी 4 पेपर्स अलग अलग है, इसके लिए ये चांसेस ज्यादा है। करेक्ट। पहले हमारे टाइम पे एक ही दिन में पेपर था, तो इतना कुछ टेंशन का में एक बार पेपर हो गया, फिर डिस्कस करो कुछ करो, लेकिन आगे पेपर पे अभी फर्क पड़ता है। यस। ऐसे तो आपने ये फेज़ में खुद को कैसे स्ट्रेस फ्री रखा, क्या करते थे आप ये पीरियड में, या फिर आपने फिर से पढ़ाई ये सब कुछ शुरू कर दी थी? क्या करना चाहिए बच्चों ने इस फेज़ में? अभी फाउंडेशन, जैसे अभी सीपीटी या फाउंडेशन जो है उसके लिए तो मैं 11, 12 बाहर था पढ़ाई के लिए। 10th के बाद में जब घर छोड़ा था मैंने तो बाहर ही था, तो सीए एग्ज़ाम देने के बाद मैं घर पे आया था, तो तब छोटा भी बहुत थे, 12th के बाद ही थे, तो इसके लिए तब तो खेल कूद में ही दिन निकल गए, कुछ समझा ही नहीं। हाँ. और रिजल्ट के दिन तो एक्चुअली मैं सोया हुआ ही था, रिजल्ट आगे से आगे तो उल्टा क्लासेस वालों के फोन आने लगे कि आप पास हो गए। ऐसे क्लासेस वालों ने ऑलरेडी रिजल्ट हाँ, कि रोल नंबर सबके उन्होंने ऐड करके उनको ऐड वगैरह डालना था कि हमारे इतने पास हो गए ये सब। तो फिर उसके बाद उठने के बाद भी मेरा आराम से आवरना यही कर रहा था, तो घर वाले उल्टा बोल रहे थे कि अभी तू रिजल्ट तो देख के आ जा। अभी मैं बोला छोड़ो, पास तो हो गया, समझ ही गया, तो अभी इतना क्या लोड लेना है।
सीए जब आईपीसी की एग्जाम दी थी, जैसे अभी इंटरमीडिएट है, उस टाइम पे तो गारंटी था 101% कि मैं फेल होने वाला हूँ। हाँ, अपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए थे? मैं पुणे में आया था तो मैं बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन चालू की थी। ओके, हाँ। मैंने क्लासेस सब लगाए थे, लेकिन जैसे मैंने, प्रिया को पता भी है कि, और हम इधर मेरे को रूममेट्स बहुत खतरनाक मिल गए जिनके चक्कर में मेरा रोज नाइट आउट, रोज मतलब ऐसे टाइम पास, कैरम और ये सब हम बहुत खेलते थे, घूमो फिरो ये करो। एक रूममेट तो था हमारा जिसने न्यूज़पेपर लगा के रखा था, जितने एग्जीबिशन होते थे पुणे में हम हर एग्जीबिशन को जाते थे रोज क्लासेस नहीं कुछ नहीं, हम रात में फिर जैसे आदत पहले से जगने का था पढ़ाई का, तो 5-6 बजे तक जगते थे हम। ओके। तो उसके बाद सुबह जब सोता था मैं, तो क्लासेस मेरे सब मिस आउट हो गए। मैं दोपहर में 1-2 बजे उठता था, मैंने सिर्फ एक क्लास किया था 4 बजे का और 6 बजे का, बस 2 ही क्लास किए मैंने। फिर 4-6 महीने के बाद उसके पापा आए अचानक, उनको पता चला ऐसे कर रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा है, तो उसको लेके चले गए। तो तब मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई इंडिकेशन है कि अभी भी 3-4 महीने बचे, पढ़ लो। तो तब फिर मैंने रिवीजन बैचेस सर्च किए, कोई है इतने टाइम में कोई पढ़ा सकता है, तो मैंने 2-3 सब्जेक्ट के जो मैंने नहीं किए थे क्लासेस, उसके रिवीजन बैचेस ज्वाइन किए। उसके बाद मैं सीरियस हुआ, तो मैं लास्ट में जो भी 2-3 महीने थे उतना मैंने बस बहुत पढ़ाई किया। ओके। तो जैसे फिर आप एग्जाम के, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि मेरे को अभी, जैसे मैंने पहले बाकी बच्चे सब देखे थे मेरे साथ कि दिन भर लाइब्रेरी में बैठ रहे, पढ़ाई कर रहे, फिर भी वो डर रहे एग्जाम देने को, तो मैंने सोचा मेरा क्या तो होगा, फिर भी चलो दे के देखते क्या फर्क पड़ रहा है, अभी जितना किया उतने से अगले अटेम्प्ट में तो फायदा होगा। हाँ। इसलिए मैंने एग्जाम दे दी। उसके बाद फिर मैं घर चला गया। तो घर जाने के बाद तो फिर मैं जैसे पापा को हेल्प कर लो या फिर घर का कुछ काम, इसमें मैं लग गया। मेरे को पता था पास नहीं होने वाला, तो मैंने सोचा था बस फिर भी एक बार रिजल्ट आ जाए, उसके बाद मैं पढ़ाई को लगूंगा। लेकिन जो मेरा समझो वीक सब्जेक्ट वगैरह था, मैं उसका थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करता था उस टाइम पे, कि एक आधा सब्जेक्ट भी समझो साथ में कंप्लीट हो गया है, तो बाकी फिर 3 या 4 ही सब्जेक्ट बचेंगे राइट। पासिंग के लिए। तो ये समय मेरा तो ऐसे शेड्यूल था, बाकी मैं रिलैक्स ही रहता था उस टाइम तक। तो इसके लिए मैंने ज्यादा स्ट्रेस नहीं, रिजल्ट फेल ही आने वाला है। फेल ही आने, मेरे को गारंटी था फेल ही आने वाला है, इसके लिए मैं रिलैक्स ही था ऐसे। बट रिजल्ट के दिन क्या हुआ फिर? रिजल्ट का दिन तो बहुत ड्रामेटिक था हमारा प्रिया मैडम को पता ही है। हमारा रिजल्ट समझो उन्होंने बोला था कि 27 तारीख को आएगा। हाँ। फॉर एग्जाम्पल हम 27 को सुबह 11 बजे से हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे, 11 को उन्होंने टाइम कर दिया 5 बजे। हाँ। फिर हम 5 बजे कैफे में जाके बैठे, नेट कैफे पे। तब बहुत मोबाइल और इंटरनेट ऐसे कुछ नहीं था, सबके पास मोबाइल हो ऐसे हो, तो नेट कैफे में जाके बैठे। तो उन्होंने बोला 7 बजे रिजल्ट आएगा। हम 2-3 घंटे उधर ही मूवी पिक्चर या गेम खेलते बैठे। तो 7 बजे बोला कि अभी रिजल्ट कल आएगा तो हम घर चले गए। अगले दिन और कैफे में जाके बैठे, उन्होंने और वैसे ही किया, रिजल्ट ही नहीं लगाया और बोला कि अगले दिन आएगा। तो फिर हम रूम पे जब चले गए, रात में 11 बजे उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो वो 2 दिन हमारे इतने ऐसे ही गए, टेंशन। पहले तो फेल पता है और टेंशन में चले गए 2 दिन। तो जब रात में 11 बजे रिजल्ट आया तो सब दोस्तों के फोन आने लग गए कि भाई ऐसे हो गया, तेरा रिजल्ट देखा क्या, हमको रोल नंबर दे हम देखते, हमको रोल नंबर दे हम देखते। तब मैं और मेरा एक दोस्त रात में घूम रहे थे, हमको कोई नेट कैफे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हम रात में 11:30-12 बजे वापस रूम पे आ गए। तब पता चला कि सामने और एक रूम में लड़का रहता था जो आर्टिकलशिप में था, उसके पास लैपटॉप भी इंटरनेट भी है। तो हम उसके पास गए। तब तक 50 एक फोन आके चले गए थे दोस्तों के, रिजल्ट क्या था। तो तब उधर जाके मैंने पहले 3-4 जिनके मेरे पास रोल नंबर थे उनके मैंने सर्च किए सब डाल रहे थे फेल। मैंने फिर जैसे तैसे हिम्मत करके मेरा रोल नंबर दिया, मैंने पूरी आंखें बंद कर दी। उसने चेक किया, उसने बोला पास। दोनों ग्रुप? नहीं, मैंने एक ही ग्रुप दिया था क्योंकि मैंने इतना खुद का ही वाट लगा के ले लिया था पहले तो मैं दोनों ग्रुप तो दे ही नहीं पाता। तो एक ग्रुप निकल गया मेरा, एक ही दिया था, एक निकल गया। तो वही बस वो बाय लक निकला मेरा, ऐसे मैं मानता हूँ। नहीं, फिर फाइनल में मैंने कोई लक के लिए स्कोप नहीं छोड़ा। हाँ। तब मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। फिर फाइनल में IPCC में काम सीखने के लिए, उसके बाद CA फाइनल्स के क्लासेस या जो भी है। तब क्योंकि IPCC रिजल्ट के बाद ऐसे लगा कि अभी भी मतलब वो भी एक इंडिकेशन ही हो गया कि भाई तूने इतनी गलती की है, फिर भी हम तेरे को चांस दे रहे। करेक्ट। कि जो इतना पढ़ाई कर रहे थे सीरियसली, जो 9-9 महीने 1-1 साल जो पढ़ाई कर रहे थे, वो भी नहीं क्लियर कर पाए, फिर भी हमने तेरे को पास कर दिया। तो अभी ये तो भी तू आगे गलती मत कर बस ये सोच के फिर बाद में फाइनल किस में हम पढ़ाई में लग गए फिर बहुत। तब तो आई थिंक किसी के कांटेक्ट में भी नहीं, कुछ नहीं, किधर है क्या है, किसी को आइडिया नहीं था किधर है क्या है। डायरेक्ट हमें रिजल्ट पता चला था कि पास है। नहीं, मेरे को वैसे भी ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहता हूँ मैं किसी के, बहुत कम आदत है। अभी भी मेरे ज़्यादा CA फील्ड के दोस्त नहीं है, अदर फील्ड की है। क्योंकि फिर वो कंपैरिजन और ये सब चीज़ें मेरे को वो आदत भी नहीं है और होता भी नहीं है।
और इसकी वजह से मैं स्ट्रेस फ्री रहता हूँ अभी भी। हाँ ये क्या कर रहा है लाइफ में, वो क्या कर रहा है, ये कोई चीजें, या जैसे पढ़ाई के टाइम पे भी ये इतना पढ़ रहा है, वो उतनी पढ़ाई कर रहा है, इसने ये बुक्स पढ़ ली, 4 बार रिवीजन कर ली, ये सुन के खुद को ज्यादा स्ट्रेस आता है। करेक्ट करेक्ट। इससे अच्छा क्या है कि भाई आप खुद पे भरोसा करो, आपको जितना हो पता है आप उतना करो, खुद की मेहनत करो। बस आप उतने से ही हो गए तो हो गए। बस ये ज्यादा कर रहा है, वो ज्यादा कर रहा है, इसका स्ट्रेस, सोसाइटी का स्ट्रेस, फैमिलीज का स्ट्रेस, वही है। आजकल तो सब वही करते हैं कि सब जगह कौन क्या कर रहा कौन क्या कर रहा है। कंपटीशन रहता है बच्चों में। हमारे क्लास में तो ऐसा, तू पढ़ के कैसे आ गई, हमने नहीं पढ़ाई करी। और पढ़ कोई नहीं रहा एक्चुअली, हाँ। पढ़ कोई नहीं रहा है, बस उसने क्यों पढ़ाई की, मैंने भी नहीं की तो उसने भी नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं वही बस वही कंपटीशन में पढ़ोगे तो पास हो जाओ। पास तो हो ही जाओगे, लेकिन फिर वही, लेकिन बस कंपेयर मत करो एक दूसरे से, सब अलग है। इट शुड बी हेल्दी कंपटीशन। हाँ कंपटीशन तो रहता ही है, वो तो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लाइफ में आप सीए बन जाओ या मत बनो, फिर हर चीज में, हर फील्ड में कंपटीशन है और बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। बेसिकली हेल्दी, इट शुड बी हेल्दी। मतलब कंपटीशन, और आपके जो स्ट्रेंथ है आप उस पे खेलो। खेलो। हाँ, यस सबसे मेन आपकी क्वालिटी जो है आप उस पे डेवलप करो, उस पे खेलो, और एक बार जो चीज करने को ले लिए तो करो, कंप्लीट करके ही हटो। कंप्लीट करो कैसे भी। बस यही सोचो भाई, मैंने ली, मैंने सोचा था कुछ तो डिसीजन सोच के लिया था कि सीए करना है या फाउंडेशन करना है, तो कंप्लीट करो। सर कभी पूरे सीएस में जैसे अभी आपको पता था रिजल्ट फेल आने वाला है, या फिर कभी ऐसा डर कि नहीं सीए नहीं हो रहा है मेरे से, ऐसा कोई इंसिडेंस आया आपके दिमाग में कि नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं? नहीं हो रहा है छोड़ देते, ऐसा तो कभी नहीं आया था, क्योंकि मुझे बस खुद पे कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं पढ़ाई कर लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। अच्छा। बस बात ये थी कि मैंने नहीं की थी पढ़ाई, हाँ हाँ। बस यही बात थी। और छोड़ने का तो सवाल था ही नहीं, जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि लिया है तो कंप्लीट करना है, मेरा नेचर वो है। फिर वो कोई भी टास्क हो, कोई भी चीज़ हो, एक बार अगर ठान लिया है तो फिर कंप्लीट करना है, फिर वो किसी भी सिचुएशन में या कुछ भी हो जाए तो करो, बस यही है। ग्रेट। सर मूविंग फॉरवर्ड, आपके अकॉर्डिंग ये जो ब्रेक का टाइम होता है बिटवीन रिजल्ट एंड आपके एग्जाम्स देने का टाइम एंड रिजल्ट का टाइम, इस टाइम पे बच्चों ने मेंटल ब्रेक जो है वो लेना ज़रूरी है, या उन्होंने नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि बहुत से क्लासेस प्री रिजल्ट बैच ये सब अनाउंस कर देते हैं, ये आजकल का ट्रेंड हो गया है। सो बच्चों ने अगर कैसे इसमें एनरोल करना चाहिए, क्या सोच के एनरोल करना चाहिए अगर करना है तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो जो एग्ज़ाम के बाद का टाइम रहता है तब आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप लाइफ में बस पढ़ाई कर रहे हो, और आपको सीए कोर्स ऐसा है कि आपको थोड़ा भी ब्रेथ लेने के लिए टाइम नहीं देता है। क्योंकि आप फाउंडेशन करोगे तुरंत आपका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट करोगे आर्टिकलशिप के बाद फाइनल हुआ कि आपको और करियर में लगना ही है। आपको टाइम पहले ही बहुत कम मिलता है एंजॉय करने के लिए, आपका कॉलेज लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एग्जाम के बीच का जो टाइम है, आप सब छोड़ के आप सीधा आपको जो भी आपके हॉबीज है, आपको किधर घूमने जाना है फ्रेंड्स के साथ, ये सब आप ये चीजें कर लो। लेकिन आपको अगर पता ही है कि आप फेल होने वाले हो, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो बस आप वो जो 1-1.5 महीना बस वो एक सब्जेक्ट कर लो। पूरे सब्जेक्ट्स का स्ट्रेस लेने से अच्छा है एटलीस्ट आपका 50% 60% वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा रिजल्ट आने तक, और अगले अटेम्प्ट में आप श्योर शॉट पास हो जाओगे। सो रादर देन स्टडिंग द होल डे, वो उतना 1 घंटा 2 घंटा को उतना 1-2 घंटे 3 घंटे आपको जितना जरूरत है, बाकी आप चिल रहो। जो भी आपके पर्सनल हॉबीज है, जो चीजें फ्रेंड्स को मिलना है वो करो, क्योंकि बाद में लाइफ में आगे टाइम नहीं मिलता है। एक बार आप काम में पड़ गए, अगले स्टेप पे चले गए, सब चीजें पीछे छूट जाती है, तो वो ज्यादा बेटर है। तो अभी जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं एंड स्ट्रेस ले रहे हैं कि हम शायद पास हो ना हो, अगर कोई सब्जेक्ट आपको नहीं बस एक आधा सब्जेक्ट आपको, भले ही 2-3 सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो, लेकिन आप कोई तो भी एक ही सब्जेक्ट लो, लेकिन वो कम्प्लीटली ऐसे अच्छे से करो कि आपको फिर वो सब्जेक्ट के लिए अलग टाइम ना देना पड़े। यस। एंड अगेन जो बच्चों को पता है श्योरली कि वो फेल ही होने वाले, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं रिजल्ट का वेट कर रहे हैं एंड प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहो? अभी जैसे श्योर शॉट पता ही है, अगर फेल ही होने वाले तो इसका मतलब उन्होंने पढ़ाई नहीं किया तो बहुत कम की है। तो उस केस में तो आप अगले अटेम्प्ट भी रिस्क पे डालने से अच्छा है कि आप थोड़ा पढ़ाई चालू कर दो, एक सब्जेक्ट या 2 करो, लेकिन आप फिर अगर आपको करना है तो आज नकल करना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो आप ब्रेक लो ही मत, बेसिकली यू डोंट। नहीं, बस अभी जैसे बाकी सब लोग 1.5 महीना कर रहे हैं, हाँ तो आप 8-10 दिन का ब्रेक ले लो। हाँ बराबर, राइट। एक छोटा सा। हाँ, छोटा सा ब्रेक ले लो, एक आधे ट्रिप करके आ जाओ, मूवीज देख लो, आपकी जो हॉबीज है वो कर लो, बस 8-10 दिन का लो। जो बच्चे बाकी 2-3 घंटा पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट के लिए, आप
5-6 घंटा बैठ लो, फिर भी 18 घंटा बचता है, तो आप सब चीज़ें भी कर सकते हो। मतलब बिना स्ट्रेस की पढ़ाई जो होती है वही ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे और एग्जाम आ गया और फॉर्म भर दिए, अब पता है एग्जाम देना ही है, तो उस टाइम पे स्ट्रेस रहता है ऑटोमेटिकली, तो तब पढ़ाई करके चारों सब्जेक्ट एक साथ आ जाएंगे, तो इधर स्ट्रेस फ्री पढ़ाई हो जाएगी आपकी। जैसे अभी आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद आप टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हो, वही 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के लिए, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो सीए बनने के बाद में आपके लाइफ में आपको कुछ ऐसे चेंजेस में दिखे हैं, समझे हैं, फील किया है आपने कि पहले ये होता था अभी ये हो रहा है, एक अलग कुछ फील हुआ है आपको? सीए होने के बाद चेंजेस वैसे सोसाइटी लेवल पे बहुत आए, पर्सनल लेवल पे इतने ज़्यादा नहीं आए। कि जैसे मैं पहले रहता था अभी वैसे ही रहता हूँ, स्ट्रेस फ्री रहना, बिंदास रहना, जितना हो सके उतना कम से कम टेंशन लेना हर चीज़ का। और लेकिन सोसाइटी लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आ गए, जैसे फैमिलीज, फ्रेंड्स, सबका देखना अपने तरफ, एक अपने वर्ड्स को वैल्यू रहना, ये सब चीज़ें। और जैसे अभी प्रैक्टिस में भी बहुत सारे क्लाइंट्स भी है, तो सबको हम गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उनके फाइनेंशियल्स, उनके लोन्स, उनके लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस हमें पूछ के लेते हो। यस। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको जब हम काम करें तब सीरियस होना ही पड़ता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना पड़ता है, जो भी चेंजेस आ गए, जो भी टैक्स के रूल्स है, हम कैसे उनको एडवाइस करते हैं, क्या चीज़ें, उनके बिजनेस, उनके घर, उनके लोन्स, उनके बड़े बड़े डिसीजंस, हमारे जो हम एडवाइस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। ये भी बहुत बड़ा एक चेंज है ऐसे। और दूसरा कि बहुत जल्दी भी सीए होने के बाद, प्रैक्टिस में जल्दी आने के बाद भी क्या है कि कोई बहुत जल्दी सीरियसली ले लेता नहीं था। ये आपको आपके नॉलेज और इसी चीज़ के ऊपर आपको प्रूव करना पड़ता है। जो एग्जिस्टिंग मार्केट में भी कंपटीशन रहता है, वो छोड़ के अपने पास कोई आए, कोई सीए या कोई काम अपने पास दे, इस चीज़ के लिए भी आपको अपडेटेड और कॉन्फिडेंट रहना ही पड़ता है। तो ये बहुत सारे मतलब और भी बहुत चेंजेस है, जैसे लाइफ में जैसे सेट हो जाए, ऐसे फीलिंग आती है सेट हो गए। हाँ। बहुत लोग अपने पास एडवाइस के लिए आते हैं, जैसे हम पहले दूसरे के पास एडवाइस के जाते थे। जैसे मैं आपको बताया सीनियर्स थे, उनको हम पूछते थे क्या करे क्या ना करे कैसे करे। अब बहुत लोग हमें पूछते, जो भी हमारे ओपिनियंस है वो भी बहुत इम्पैक्ट करते। और फैमिली के पास देखने का भी नजरिया चेंज हो जाता है, बराबर। सोशल स्टेटस और हर चीजें अपग्रेड हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाती है हाँ, ऑटोमेटिकली, ये सब चीजें। आपने कभी ऐसे लाइफ में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज फेस की है कि वो चेंज भी आपको दिखा है कि सीए के बाद मेरे वो एक जो पार्ट है मेरे लाइफ का अभी ख़त्म हो गया है, अभी पेरेंट्स को भी स्ट्रेस फ्री है, एंड आई फील आप आपके सिटी के टाउन के रैदर फर्स्ट यंगेस्ट एट द एज ऑफ 21, राइट? एट द एज ऑफ 21 सीए बने थे, एंड आई फील इंटरव्यूज एंड ऑल भी काफ़ी हुए होंगे आपके, है ना? यस। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया, तो इसकी वजह से अभी उनके पास देखने का अभी नज़रिया लोगों का बहुत चेंज हो जाता है। जैसे हमें सक्सेस मिलता है तो उनको ही सक्सेस मिल गया है, एज गुड एज। और दूसरी बात, इंटरव्यूज वगैरह तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, उसके बाद न्यूज़ चैनल्स में भी, न्यूज़ चैनल्स वाले भी इंटरव्यूज के लिए वगैरह आए थे। और फाइनेंशियल, जैसे आपका क्वेश्चन था फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कभी नहीं थे, क्योंकि पैसे के ऐसे क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना, इधर रहना पुणे में, ये सब खर्चे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था हमें, या फिर घर से कभी बर्डन नहीं था कि ये नहीं है ऐसे नहीं है। हर बार मतलब पापा ने जब भी बोला, एक ही बात बोला है, जो ज़रूरी है वो सब करो, उसके लिए पैसे कभी कमी नहीं है, जो क्लासेस ज्वाइन करने करो, बस इधर उधर के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, पढ़ाई लिखाई के लिए जितने चाहिए उतने थे। ऐसे था कि भले फिर वो उधर ज़्यादा मेहनत करके पैसे भेजते थे हमको, लेकिन उस चीज़ में कभी हमें डिफ़िकल्टी नहीं है। ओके। सर, जैसे आपने बोला कि आपने प्रैक्टिस बहुत अर्ली स्टेज पे स्टार्ट की, सो जॉब्स के लिए आपने कभी ट्राई किया है? अभी जॉब के एक्चुअली ऑफर्स भी बहुत थे, बीइंग फर्स्ट अटेम्प्ट सीए, 1-2 कंपनीज में भी क्रैक हो गए थे इंटरव्यूज, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी। लेकिन बस वही था कि सी आर्टिकलशिप कर रहे थे, तभी ध्यान में आ गया था कि ये किसी के अंडर काम करना या तो फिक्स टाइम पे काम करना, ये नहीं हो सकता अपने से। अभी हर एक का अलग डिसीजन होता है, जैसे प्रैक्टिस के अलग फ़ायदे, जॉब के अलग फ़ायदे, लेकिन
मन में तो ऐसे कभी आया नहीं था जॉब का या इस सब चीज़ का, क्योंकि पता ही था, और बहुत यंग एज में होने का फायदा ही वही है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नाइस पॉइंट। क्योंकि घर पे भी पूरे फैमिली में भी 2-3 व्यूज थे अलग अलग, ओके, हाँ कि भाई अभी तक इतनी मेहनत कर ली है, कभी टाइम नहीं मिला अभी खुद के लिए, तो फिर तू जॉब कर ले, कम से कम तेरे को टाइम मिल जाएगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा, फिक्स इनकम आता रहेगा। और तू प्रैक्टिस चालू करेगा तो और तेरे को दिन रात मेहनत ही करना पड़ेगा सेट होने के लिए, क्योंकि जॉब पे आप फर्स्ट डे से सेट हो जाते हो। लेकिन सीए प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, आपको 2-3 साल 4 साल कंटिन्यूअस मेहनत देना पड़ता करनी है, पड़ती है। क्योंकि क्लाइंट्स मिलना या पुराने सीए छोड़ के नए सीए के पास आना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, कोई नहीं आता है। और बीइंग यंग इतने छोटे एज में होने के बाद तो कोई भरोसा भी नहीं करता है। क्योंकि मैं भी जैसे बिकॉज आई प्रैक्टिस, आई हैव अ फॉर्म, सो वहाँ पे यंग बिकॉज बहुत जल्दी स्टार्ट करते, कोई सीरियस नहीं लेता है आपको, सुनेंगे आपकी, बट लाइक उनको लगता है कि हमें पूरा नॉलेज नहीं है। सो वो चैलेंज आपने भी फेस किया है, तो उसको आपने कैसे डील कैसे किया है? नहीं, अभी मेरा प्रैक्टिस का तो ऐसे है कि जो भी क्लाइंट मेरे पास आता है, अभी एक क्लाइंट थे हमारे पास, उन्होंने तो एक ऐसे कैटेगरी रखा था उनके पास कि ना तो एम्प्लॉय लेंगे ना तो कोई लेंगे जो 1990 के बाद बर्थ हुए, हाँ। क्योंकि उनका ऐसे था कि ज़्यादा सीरियस नहीं है ये लोग इसके बाद के, एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन अभी उनका पूरा फाइनेंस हम हैंडल करते हैं, उनके 3 स्टेट में वर्क है। Okay. तो इन्होंने मुझे बाद में बताया 1-2 साल बाद, लेकिन वही था कि उन्होंने काम भी दूसरी तरफ दे दिया था अच्छे बड़े फर्म के पास। लेकिन मैंने उनको जब कांटेक्ट मैंने से उनको इतना ही बोला, सर आप काम दो या मत दो, एक बार बस मिल लो, आप डिस्कस तो कर लो, क्या काम है, मैं कितने दिन में कर सकता हूँ, क्या कॉस्ट है, कैसा है, ये सब चीजें। तो जो वो मीटिंग में उनको इम्प्रेशन गया मेरा कि भले ही यंग है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन इसको नॉलेज भी है, सिर्फ ऐसी ही बातें नहीं कर रहा है। उनके पास उधर के भी इनपुट थे, वो बड़े फर्म के, और मेरे इनपुट भी उनके मैच हुए कहीं ना कहीं 80-90%, 70-80%। तो उन्होंने फिर काम मेरे पास दे दिया, और अभी उनके पूरे 3-4 स्टेट में ऑफिसेस है, अच्छा बड़ा काम है उनका। और भी बाकी अभी सीरियस तो नहीं लेते। अभी कितनी बार तो जब इनकम टैक्स जीएसटी के नोटिस आते थे, उधर जाने के बाद ऑफिसर्स पूछते थे कि कौन से सर के पास से आए हो आप आप खुद ही सीए हो क्या? लेकिन जब फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, अपना एक्सपर्टाइज नॉलेज, फर्स्ट मीटिंग में भी जब आप बात करते हो तो आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट का, क्या नोटिस का इशू है, या क्लाइंट्स के पास भी जाएंगे तो उनको क्या ज़रूरत है, उनको क्या क्या उन्होंने करना चाहिए, तो उस चीज़ के ऊपर से हमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस हमें मिल जाता है, और सामने क्लाइंट्स को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी वो एज के वजह से तो हर बार रहेगा ही, क्योंकि सब लोगों ने सीए देखे मिड-40s, मिड-35 के में सीए पास होने वाले, एंड प्रैक्टिस भी लेट ज्वाइन करते, क्योंकि 1-2 साल का ही काम करते, जॉब करते, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन अर्ली टू स्टार्ट अर्ली टू सेट, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप जितना जल्दी हो सके पहले क्लियर करो, उसके बाद आप फोकस, आपका प्रैक्टिस करना है तो आप पहले प्रैक्टिस में, अगर घर की कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है तो आप जितना जल्दी प्रैक्टिस चालू करोगे वही आपके लिए बेटर है, करेक्ट, कि आप सेट हो जाओगे। एंड आपको क्या लगता है कितने मिनिमम इयर्स डालने पड़ते हैं प्रैक्टिस को टू सेट इन? लाइक आपको कितने इयर्स लिए? एक वो फाइनेंशियली जितना आप एक जॉब में कमा सकते थे उतना आपने कमाया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसा है कि आप अगर कंपनी में देखोगे आपको लिमिट है, आपका ग्रोथ के लिए भी लिमिट है। लेकिन इन प्रैक्टिस भले आप पहले 1-2 साल 2-3 साल कुछ पैसे घर में ना बचे, आप इस चीज़ पे फोकस करो कि आपको घर से लेना भी ना पड़े, डालना भी ना पड़े उसमें, भले फिर आप कुछ भी करो, सर्वाइव करने कोई भी काम करो, कैसे भी करो, छोटा काम बड़ा काम में सीए हो ये सब छोड़ दो, आप सीए हो ठीक है, हो बस सीए होने तक सीए हो, उसके बाद आपको काम ही करना पड़ेगा, आपके टैलेंट ही आपको आगे लेके जाएगा। सेट होने के लिए आपको फिर भी 2 साल तो मिनिमम लगते ही है, कि आपको जैसे थोड़ा बहुत घर में पैसा बचना चालू है, लेकिन फिर जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाते हो, कस्टमर्स बढ़ते जाते हैं, आपका एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू बढ़ते जाता है। और प्रैक्टिस का एक फ़ायदा है, जॉब में आपके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, प्रैक्टिस में आप करते 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 आपके पास 10 सोर्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, जो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता होते, कि सिर्फ ऑडिट्स, आईटीआर फाइलिंग्स और जीएसटी, सिर्फ यही इनकम सोर्स नहीं है। करेक्ट। क्लाइंट्स के जो आपके 100, 200, 500 क्लाइंट्स होंगे, उनके 500 बिजनेसेस है, उनके 500 आइडियाज़ है, ये सब आपके साथ पार्टनर्स या कुछ भी हो सकते हैं, उनकी वजह से आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। और
बिजनेस में आप जब रहते हो, जैसे एज गुड एज सीए प्रैक्टिस एक बिजनेस ही है, बस आपको साल भर की कमाई करने के लिए सिर्फ एक दिन लगता है। कभी कभी आप एक दिन में पूरा साल भर का कमा के निकल सकते हो ऐसे। तो सबके अपने अपने बेनिफिट्स है, और ये भी है कि आपको, लेकिन बस वही है कि और मेहनत करनी पड़ेगी। सीए बनने के लिए इतनी मेहनत और प्रैक्टिस में भी मेहनत, ये सब चीज़ें आपके साथ चालू रहेगी। करेक्ट। एंड आजकल तो और बहुत ज़्यादा फील्ड्स डेवलप हो रही है जहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्यू फील्ड। अभी जैसे पहले की इंटरनेट या फिर ये बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, और अभी जैसे स्पेशलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं लोग। लेकिन जैसे आप अभी जैसे जैसे अब मेरे जैसा या फिर जैसे आपके जैसा कोई है, तो आप स्पेशलाइजेशन डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। कि मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं था सीए का, आपका होगा नहीं होगा नहीं था, तो आपको हर एक काम करना ही पड़ेगा। आपके पास एमएनसी डायरेक्ट नहीं आएगी, तो आपको मीडियम लेवल के क्लाइंट्स लेते लेते ही आप हायर लेवल उनको ही हायर लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा। हाँ, स्टार्ट ग्रोथ तभी एक आपके साथ ही पास- होगी। हाँ, तो बस वही है कि आप डायरेक्ट जो बड़े क्लाइंट्स है उनके चक्कर में पड़ने से अच्छा है अच्छे क्लाइंट्स जमा करो और उनको ग्रो करो, अपने आप भी ग्रो हो जाओगे। डन सर, बहुत ज़्यादा टेक्निकल, लीगल एंड सीरियस वाली बातें हो गई। अब थोड़ा सा फन पार्ट पे आते हैं विद अ रैपिड फायर राउंड। इसमें आपको सबसे पहले जो आपके दिमाग में आंसर आता है वही करना है। ओके, सो रेडी हो? करें स्टार्ट। yes. सो फर्स्ट क्वेश्चन, सीए जर्नी इन वन वर्ड। इन वन वर्ड, रोलर कोस्टर राइड। ग्रेट। एग्जाम के बाद रिलीफ या फियर? रिलीफ। रिजल्ट वेटिंग फेज की सबसे कॉमन मिस्टेक? सबसे कॉमन मिस्टेक वही है कि अगर एग्जाम के पहले पढ़ाई नहीं की, एग्जाम देने के बाद पता है फेल हो रहे हो, फिर भी नहीं पढ़ाई नहीं की। पढ़। आज का सीए स्टूडेंट क्या अंडर एस्टिमेट करता है? अभी जितने मेरे पास भी आते हैं, जो भी है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ही दिखते हैं मुझे। वन हैबिट दैट हेल्प्ड यू सर्वाइव द सीए जर्नी? कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। और अगर आज आप सीए नहीं होते तो बैकअप प्लान क्या था आपका? बैकअप प्लान कुछ नहीं था। जैसे मैंने बोला कि मैं एक चीज़ एक टाइम पे एक ही चीज़ सोचता हूँ, और आप बैकअप प्लान कुछ रखोगे तो आपको बैकअप प्लान पे ही ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि सीए कोर्स ही ऐसा है कि आपको बहुत बार लगेगा कि हो रहा है नहीं हो रहा है, करूँ नहीं करूँ, कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ, बहुत लोगों को लगते रहता है। तो इसका सबसे बेटर ऑप्शन, आप बैकअप प्लान कुछ मत रखो। जैसे मैं बहुत सारे मेरे पास जो स्टूडेंट भी आते हैं गाइडेंस के लिए, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपको एक अटेम्प्ट में 12-15 घंटा पढ़ना है, या तो आपको 3 अटेम्प्ट मिलके 12-15 घंटा पढ़ना है। हाँ, राइट। तो आप इससे अच्छा एक अटेम्प्ट में पढ़ लो और पास हो जाओ। और पास हो जाओ। तो वही है कि आप बैकअप प्लान मत रखो, जो चीज़ लिए करने के लिए वो कंप्लीट करो, कैसे भी करो, या तो लो मत। तो इसलिए बैकअप प्लान नहीं रखना चाहिए। अगर फिर भी किसी के लाइफ में हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर जब छोड़ देंगे तब सोचो कि अब क्या करें। वही है, दो नाव में नहीं तैरना नहीं है। तैरना है। दोनों नाव का सोचोगे तो दोनों में डूबोगे। नहीं, बैकअप रहने के बाद माइंड को भी हम इंडिकेशन दे ही रहे, चलो नहीं हुआ तो भी हाँ चलो ये कर लेंगे। हाँ, तो उससे अच्छा है भाई तुम सोचो ही मत। सोचे में इंस्टेड यू आर ऑलवेज यही है। डाइवर्टेड। जो है यही है, बस यही है। जैसे मैंने तो आपको बताया कि स्टार्ट में मैंने बताया मेरे को सीए कोर्स भी पता नहीं था क्या है, ना तो मेरे फैमिली में किसी को पता था, ना तो कोई गाइड करने वाला था कि कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस किधर होते हैं, कहाँ जाना है, क्या, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे वन टास्क एट अ टाइम, जैसे हम बोलते कि आज का दिन आज, बस आज का दिन का आज सोचो, पूरे आगे तक का सोच के बैठोगे तो फिर सब मिक्स हो जाएगा। और बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि भाई फाउंडेशन है तो फाउंडेशन सोचो, फाउंडेशन क्लियर करो, फिर आगे का सोचो, फिर इंटरमीडिएट का इंटरमीडिएट में सोचो, फिर पढ़ाई जो भी आपका आर्टिकलशिप है, फिर तब पूरा फोकस आर्टिकलशिप में डालो, काम ध्यान दो, सीखो, सब चीज़ें करो। उसके बेस पे ही आपको भले सीए डिग्री मिल जाए, लेकिन आपके पास काम आपको नहीं आता है, टैलेंट नहीं आता है, तो आपको ना तो वैल्यू मिलेगा, ना तो आपको करियर में ग्रोथ होगा। और जैसे फिर फाइनल के लिए जब पढ़ाई का टाइम मिलता है, तब सिर्फ फाइनल की पढ़ाई करो। तब तक आर्टिकलशिप के टाइम पे आप ऑफिस के साथ साथ टाइम पास करो, घूमो फिरो, मजे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब पढ़ाई को लगोगे तो फुल पढ़ाई करो। एक और चीज़ मेरे को आप जब बता रहे थे वो मुझे क्लिक हुई कि जैसे आपने बताया था कि इंटर के टाइम पे, आईपीसीसी के टाइम पे आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, फिर भी आपने जाके अटेम्प्ट दिया। आज बच्चे अगेन सेकेंड टाइम हम ये रिपीट कर रहे हैं सेकेंड पॉडकास्ट में, बच्चे वही मिस्टेक करते हैं। वो उन्हें लगता है वो प्रिपेयर्ड नहीं है और वो एग्ज़ाम स्किप करते हैं और फिर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करते। ये अगेन गलत चीज़ है। जैसे अगर आपने वो स्किप किया होता तो यू नेवर नो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या हाल होता। राइट, क्योंकि मैंने सोचा था मैं पास नहीं होऊंगा। हाँ, बट हो गए। मैंने घर पे फ़ोन भी कर दिया था मम्मी को कि मेरा ये अटेम्प्ट तो चला गया, मैं अभी अगले अटेम्प्ट में देखूंगा, जो है वो अच्छे से पढ़ाई करके दूंगा। तो मेरे को मम्मी ने वही बोलता, भाई तू कम से कम पेपर तो दे दे, प्रैक्टिस हो जाएगा।
इधर लोग अभी टेस्ट सीरीज, क्लास सीरीज पैसे दे के कर रहे हैं, हाँ, बराबर है। तो उधर भी हमने फीस भरी हुई है, और रियल टाइम एग्जाम और क्लास टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है कि रियल टाइम एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल करे, तो आपने कभी मिस करना ही नहीं चाहिए। और क्या पता बाय लक मेरे जैसे पास हो गए। अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की है और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, तो जैसे कभी भी आप क्वेश्चन पेपर अगर देखोगे तो 60 to 70% सिलेबस पे ही क्वेश्चन पेपर सेट होता है, हाँ, हाँ, और उसी में आपका लक चल गया। उसमें भी 50% क्वेश्चंस हार्ड रहते, 25% एकदम इजी रहते, वो ढूंढ- 25% मीडियम लेवल के रहते। हर एक क्वेश्चन पेपर का यही पैटर्न है। तो आप 50% में भी आप अच्छे मार्क्स ले लिए, और जो 50% डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं उसका है, लेकिन जो मीडियम लेवल के रहते हैं उसमें 50% मीडियम रहता है, 25% हार्ड, 25% इजी। easy। बराबर। तो आपको पता ही नहीं ना, आपके एक दो तो फेवरेट रहेंगी, आप एक दो सब्जेक्ट तो कर ही रहे हो आप पास। और अभी फाउंडेशन में इसमें तो इतना इजी हो गया, आप एक दिन आपको पहले छुट्टी मिलता है, करेक्ट। एक दिन में आप आधे से ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो। बराबर। कि एग्जाम के बाद भी आधा दिन बचता है एक पेपर के, अगला दिन पूरा बचता है, और एग्जाम तक भी आधा दिन बचता है, तो आपको ऑलमोस्ट 2 दिन मिलते हैं। 2 दिन में आप 50-60% सिलेबस कवर कर सकते हो, पासिंग के चांसेस बढ़ जाता है। आराम से बढ़ जाते हैं। तो स्किप मत ही करो, आप पेपर 2 ही दो, भले आपको फेल हो जाओ, आप पता है फेल है तो उल्टा अच्छा है, स्ट्रेस फ्री पेपर दो। स्ट्रेस फ्री पेपर देने के ज्यादा चांस पास होने के। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। सो मुझे बस यही है कि स्टूडेंट्स अभी जो अभी ये है कि मैं फेल हो जाऊंगा, सब कुछ ख़त्म हो गया, इन बच्चों के लिए या आज के जो बच्चे अभी जो सीए फाउंडेशन में एनरोल कर रहे हैं, इन सब के लिए आपको एक क्या मैसेज आप देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर सीए कोर्स चूज कर रहे हो तो पहले ही सोचो आपको करना है या नहीं करना है। अगर आपको करना है तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, या तो आपको एक अटेम्प्ट में 12-15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, या 10-12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, या तो 2-3 अटेम्प्ट मिलके पढ़ना पड़ेगा। तो आप पहले ही सोचो, हाँ। अच्छे से एडवाइस लो, उसके बाद चालू करो। चालू करने के बाद फिर कंप्लीट होने से पहले मत छोड़ो, फिर आप गाइडेंस लो, किसी से मिलो, आपको जिस चीज में डिफिकल्टीज आ रही है, ऐसे नहीं कि हर एक इंसान को हर एक चीज आती है। कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा रहा है उसके 2 बार क्लासेस कर लो, सेमी क्लास में 2 बार बैठ लो, या वही टीचर को जाके पर्सनली डाउट्स पूछो। ये सब चीजें आपको हेल्प करती है। और जैसे आपका थोड़ा भी सब्जेक्ट के लिए डिफिकल्टी जो भी है, डर है, वो खत्म हो जाएगा, आपको अपने आप वो सब्जेक्ट इजी इजी लगने लगेगा। जैसे अभी आपने सबसे पहले पॉडकास्ट में बोला था कि इंग्लिश का डर और लॉ। यस। जैसे अब मैं 10th तक मराठी मीडियम में था, लॉ के लैंग्वेज वर्ड्स कभी सुने नहीं थे, मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा सीखता गया या कुछ होता गया, टीचर से डाउट पूछता गया, टीचर से भी थोड़ा बहुत अटेंशन मिलना, डाउट सॉल्विंग, या फिर इसका ऐसे नहीं ऐसे है, ये समझा के बोलना। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि आईपीसीसी में मुझे लॉ में एग्जाम्शन था, सीए फाइनल में मुझे लॉ में एग्जाम्शन था, और सबसे जो डर लगता था वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था फाइनल तक। तो एंड हम बोलते कि इंग्लिश डिफिकल्ट है या मराठी law मीडियम difficult से है। आया हूँ, नहीं कर पाऊंगा, ये मैंने सब आपको जो वही बोला कि आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, तो आप ग्रामेटिकली भी आप गलत हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कंसेप्चुअली गलत में हो। आपको क्या कन्वे करना है, आप बस वही कन्वे करो। आपके वर्ड्स इजी रहेंगे तो भी चलेगा, हार्ड वर्ड्स की जरूरत नहीं है। और नंबर ऑफ सेक्शंस आप बस थोड़ा लर्न करो, आप कंसेप्ट वही बोलो, मराठी सोच के इंग्लिश में लिखो, लेकिन सेक्शन नंबर डाल दो, मतलब उसको ध्यान में आ जाएगा भाई इसको पता है और ये कन्वे क्या करना चाहता है, बस वही। आप इंग्लिश से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप लाइफ में किधर भी पीछे नहीं रहोगे, ना करियर में रहोगे ना कहीं रहोगे, बस आपकी करने की इच्छा हो, आप समझो, आप करो। जैसे अभी मैं बहुत से स्टूडेंट्स को बोलते रहता हूँ कि अगर आप आज पास होने में अगर आप टाइम लगा रहे हो या कम मेहनत करके आप पास नहीं हो रहे हो, आप सबसे प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आज के आपके 3 महीने, आज के आपके 4 महीने या 6 महीने वेस्ट नहीं हो रहे। आप सोचो, आप 60 की एज में जब रिटायर होने वाले हो, आपकी जो हाईएस्ट सैलरी है आप वो आज गिव अप कर रहे हो, क्योंकि आपके पीक मोमेंट के 3-4 महीने कम हो रहे, 6 महीने कम हो रहे। तो इसके लिए जैसे मैंने अभी वही रिपीटिशन हो जाएगा
कि 3 अटेम्प्ट में 6-6 घंटे पढ़ने से अच्छा है एक ही अटेम्प्ट में 10 या 12 घंटे पढ़ो। एक तो रिपीटिशन नहीं होगा, क्योंकि जब हर एक चीज़ में फर्स्ट अटेम्प्ट इज बेस्ट अटेम्प्ट। यस। कि आप जितना अच्छे से या जितना फोकस से पढ़ाई फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाते हो, या किसी भी चीज़ में जब आप फर्स्ट ट्राई करते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है आपका, जितना आपको क्यूरियोसिटी रहती है, जितना आप ज़्यादा टाइम दे पाते हो, वो आप बाद में किसी अटेम्प्ट में नहीं दे सकते। आपको लगता है अरे ये तो मैंने किया हुआ है, अरे ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को पता है, लेकिन वो पता रहता है लेकिन पूरा पता नहीं रहता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कुछ पता नहीं रहता, आप पूरा डीप में पढ़ाई करके अच्छे से और स्ट्रेस फ्री, जब आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है लाइफ में, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते जाते हो। पढ़ाई करते वक्त मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता था जो मेरे को ज़्यादा पुश करती थी और पढ़ाई करने के लिए। अगर मेरे मम्मी पापा को किसी ने रिजल्ट पूछा क्या हुआ आपके बेटे का, तो उनको कभी ये ना बोलना पड़े मेरा बच्चा फेल हो गया। ये एक चीज़ आप ध्यान में रखो, उनको बहुत बुरा लगता है किसी को बताते हो कि आप फेल हो गए, भले उनको खुद को ना लगे बुरा, वो हमें कितना भी सपोर्ट करे कुछ भी करे, लेकिन जब 4 लोग पूछते हैं क्या हो गया रिजल्ट का, उस टाइम पे फेल हुआ ये बोलने के लिए बहुत बुरा लगता है। तो आप वो सोच के और 1-2 घंटा एक्स्ट्रा डालो पढ़ाई में कि उनको फेल हुआ ये ना बोलना पड़े। सही है, सही। ग्रेट मोटिवेशन आज आपने हमारे व्यूअर्स को दिया है, सो थैंक यू सो मच सर। सो सागर सर, थैंक यू फॉर बीइंग सो कैंडिड विद अस। आपने आज प्रूव कर दिया है कि एक एवरेज स्टूडेंट होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं होती है, बल्कि अगर सही माइंडसेट हो तो एक एवरेज स्टूडेंट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट्स अचीव कर सकता है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग अस टाइम। जैसे अभी आपने आपके क्लोजिंग वर्ड्स में बताया कि अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी हो फिर भी हार्ड वर्क के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट्स अचीव कर सकते हो। जैसे एक डायलॉग है भी कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क। यस यस यस। सो अगर आप भी आपके एग्जाम्स दे चुके हो और वेट कर रहे हो आपके रिजल्ट का, सो इस वेटिंग पीरियड को एंजाइटी में मत बिताइए, बिकॉज रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, लाइफ रुकनी नहीं चाहिए। सो अगले महीने हम फिर से मिलेंगे यहीं पे विथ वन मोर इंस्पायरिंग स्टोरी। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे ग्राउंडेड एंड all the very best for your upcoming results. And don't forget to subscribe, like, and share this podcast with your friends. See you next time. Bye.